ओशो एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं जिन्होंने ध्यान की अति महत्वपूर्ण विधियां दी। ओशो के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इन्होंने ध्यान की कई विधियों के बारे में बताया तथा ध्यान की शक्ति का एहसास करवाया। हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान क्या है और ध्यान को कैसे किया जाता है, इनके बारे में ओशो ने अपने विचारों में विस्तार से बताया है। इनकी कई बार मंच पर निंदा भी हुई, लेकिन इनके खुले विचारों से इनको लाखों शिष्य भी मिले। इनके निधन के 30 वर्षों के बाद भी इनका साहित्य लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। ओशो बहुत जिज्ञासु थे, उनको हर बात जानने की उत्सुकता बनी रहती थी। एक बार ओशो 12 वर्ष की उम्र में रात के समय शमशान ये जानने के लिए चले जाते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है और वह कहाँ जाता है। ज्योतिषियों ने हर 7वें वर्ष में 21 साल तक उनकी मृत्यु के योग के बारे में बताया था। जब ओशो 14 वर्ष के थे तो उन्होंने एक मंदिर में 7 दिनों तक लेटकर अपनी मौत का इंतजार किया। वहां पर एक सांप भी आया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। आज हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं ओशो के बारे में। इस वीडियो में हम रजनीश ओशो का जीवन परिचय जानने के साथ ही ओशो को अपने जीवन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और ओशो की मृत्यु कैसे और कब हुई के बारे में जानेंगे। ओशो ने ऐसी ध्यान की विधियों से परिचय करवाया जिससे मनुष्य अपने अंतस की गहराइयों में पहुंचकर जीवन के अर्थ को समझ सके। ओशो ने हमेशा जोर दिया कि जीवन जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, इसे बदलने की चेष्टा मत करो। परिस्थितियों को बदलने और उससे भागने की बजाय ओशो ने सिखाया कि कैसे इन सब के प्रति जागरूक होकर इससे परे हुआ जा सकता है। ओशो अपने पीछे साहित्य का इतना बड़ा भंडार छोड़कर गए हैं कि आप कुछ भी पढ़ो आपको लगेगा कि ओशो इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। ओशो को सुनने और पढ़ने पर आपको ऐसा लगता है कि जैसे ओशो ने ये मेरे लिए ही बोला है। ओशो किसी भी पुरानी परंपरा का हिस्सा नहीं, ओशो से एक नए युग का आरंभ होता है। ओशो पूर्व और पश्चिम के बीच का सेतु है। ओशो द्वारा एक नई मनुष्यता का जन्म हुआ जो अतीत की धारणाओं से पूर्ण रूप से मुक्त है। ओशो को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। जब वह किशोरावस्था में थे तो एक दिन में 3-3 किताबें पढ़ लिया करते थे। वह जर्मनी, मार्क्स और भारतीय दर्शन की पुस्तकें पढ़ना उनको अच्छा लगता था। ओशो के जन्म के समय एक विचित्र घटना घटी। कहते हैं कि ओशो जन्म के 3 दिनों तक ना तो रोए और ना ही अपनी माता का दूध पिया। इससे उनके घर वाले चिंतित हो उठे। इसके बाद ओशो के नाना, जो ओशो के काफ़ी करीब रहे, उन्होंने ओशो की माँ को समझाया कि तुम नहाओ और इसके बाद इसे दूसरे कमरे में लेकर जाओ, वो तुम्हारा दूध पिएगा। और वाकई में ही ऐसा हुआ। इससे ओशो के नाना और ओशो की माँ को अंदाज़ा हो गया था कि उनके घर जो बच्चा पैदा हुआ है वो साधारण बच्चा नहीं है। ओशो को जूते पहनना पसंद नहीं था, इसलिए वह हमेशा चप्पल ही पहनते थे। ओशो बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे। उनको इतनी आसानी से किसी भी बात के लिए राजी करना आसान नहीं था। बरसात के समय विकराल रूप में बहती और उफनती नदियों को तैरकर पार करना ओशो के लिए साधारण सी बात थी। वह बचपन से ही स्वतंत्र और डर रहित प्रवृत्ति के थे। वह अंधभक्तों की भीड़ के हेड बन बैठे तथा कथित महात्माओं से बड़ी भीड़ में तर्क करने से नहीं घबराते थे। उनके तीखे सवालों से पंडित और पुरोहित घबरा जाते थे। ओशो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे जो उन्हें अपनी उम्र के अन्य बच्चों से अलग बनाती थी। उनकी सदियों से चली आ रही सोच और व्यवस्था को बदलने की कोशिश किसी क्रांति से कम नहीं थी। बचपन में स्कूल के दौरान वह शिक्षकों से ऐसे सवाल करते थे जो उनकी समझ से परे थे। निरंतर ऐसे सवालों से परेशान होकर स्कूल प्रशासन ने उनके क्लास में बैठने पर पाबंदी लगा दी और नगर पालिका से शिकायत करी कि इस बच्चे को आगे से स्कूल नहीं आने दिया जाए।
इस पर नगर पालिका ने डिसीजन लिया और स्कूल प्रबंधन से कहा कि ये जिज्ञासु बच्चा है, इसे पढ़ने दिया जाए। वह स्कूल में एग्ज़ाम में सबसे अधिक अंक प्राप्त करके शिक्षकों को हैरान कर देते थे। ओशो को 21 मार्च 1953 को परम जागरण का अनुभव हुआ, जिसे एनलाइटमेंट कहा जाता है। इस संबंध में ओशो कहते हैं कि अब मैं किसी भी खोज में नहीं हूँ, अस्तित्व ने अपने समस्त द्वार मेरे लिए खोल दिए। इस घटना के दौरान ओशो जबलपुर में कॉलेज में फिलोसफी के स्टूडेंट थे। एनलाइटमेंट के बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और सन 1957 में सागर विश्वविद्यालय से फिलोसफी में फर्स्ट पोजीशन और गोल्ड मेडलिस्ट रहकर एमए की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कुछ सालों तक जबलपुर विश्वविद्यालय में फिलोसफी के प्रोफेसर के रूप में काम किया। वह स्टूडेंट के बीच आचार्य रजनीश के नाम से लोकप्रिय थे। इस दौरान वह संपूर्ण भारत में भ्रमण कर आध्यात्मिक जन जागरण की एक लहर फैला रहे थे। ओशो ने अपना जीवन का 25% हिस्सा यात्राओं में गुजारा। उनके क्रांतिकारी प्रवचनों को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी होती थी। उनकी उपस्थिति में एक प्रकार का आकर्षण था जो लोगों को अपनी ओर खींचने को मजबूर कर देता था। ओशो ने सन 1966 को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया और अपना बाकी का जीवन उन लोगों को समर्पित कर दिया जो सव्या को जानने और आध्यात्मिक के गहरे अर्थों से परिचित होना चाहते थे। ओशो का मानना था कि जो अस्तित्व ने एनलाइटमेंट का खजाना उन पर लुटाया है, उसके हकदार वह सब हैं जिन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। ओशो ने अपने सन्यासियों को जोरबा दी बुद्धा की परिभाषा दी। ये एक ऐसा मनुष्य है जो जोरबा की तरह भौतिक जीवन का पूरा आनंद लेना जानता है और वह गौतम बुद्ध की तरह भी गहन मौन में उतरने की कला जानता है। जोरबा दी बुद्धा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से पूर्ण व्यक्ति है। वह जीवन को खंड खंड में से देखकर उसकी संपूर्णता को स्वीकार करता है। ओशो हमेशा से ही लग्जरी जीवन जीना पसंद करते थे। एक बार बचपन में उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि उनको स्कूल हाथी पर बैठकर ही जाना है। उनकी जिद के आगे उनके पिता को हाथी मंगवाकर उनको हाथी पर स्कूल छोड़ना पड़ा था। पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद ओशो सन 1970 में मुंबई में रहने के लिए आ गए। ओशो के मुंबई में आने के बाद भारतीयों के साथ साथ विदेशी लोगों की भी भारी भीड़ ओशो की बातों को समझने में उत्सुक होने लगी। इसी दौरान ओशो ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में अपने एक ध्यान शिविर में नव संन्यास की दीक्षा देना शुरू किया। इसके पश्चात वह आचार्य रजनीश से भगवान श्री रजनीश के रूप में पहचाने जाने लगे। ओशो 1974 को अपने बहुत से अनुयायियों के साथ हमेशा के लिए पूना रहने के लिए आ गए और यहाँ श्री रजनीश आश्रम की स्थापना की। पूना आने के बाद उनकी लोकप्रियता भारत के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ने लगी। पूना में रहकर ओशो ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार जोरों से किया। उन्होंने अपने प्रवचनों में मानव चेतना के विकास के हर पहलू को उजागर किया। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिस पर ओशो का प्रवचन उपलब्ध ना हो। ओशो सेक्सुअलिटी पर बड़े रूप से बातचीत करते थे। वह सेक्स के प्रति एक खुले स्वतंत्र रवैये की वकालत करते थे। इस कारण से वह भारतीय प्रेस मीडिया द्वारा आलोचना के शिकार भी हुए थे और उन्हें सेक्स गुरु की उपाधि भी दी गई थी। 1980 में ओशो के विदेशी सन्यासियों ने अमेरिका के ओरेगन में 64,000 एकड़ बंजर जमीन खरीदकर एक कम्युनिटी का निर्माण किया जहां ओशो को रहने के लिए आमंत्रित किया गया। ओशो हमेशा अपने प्रवचनों में कहते थे कि वह एक ऐसे कम्युनिटी का निर्माण करना चाहते हैं जहां मनुष्य के संपूर्ण विकास की परिकल्पना हो और मनुष्य अपनी पूर्ण खिलावट के रूप में प्रकट हो सके। ओशो का ये कम्युनिटी सैन फ्रांसिस्को से 3 गुना बड़ा था।
ओशो 1980 में भारत छोड़कर अपने बहुत से सन्यासियों के साथ अमेरिका चले गए। ओशो के सभी सन्यासी उस 64,000 एकड़ बंजर जमीन को सुंदर जगह के रूप में बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। इसी मेहनत का नतीजा रहा कि ओरेगन की सुनसान और बंजर घाटी देखते ही देखते सुंदर और हरे भरे स्वर्ग के रूप में तब्दील हो गई। ओशो के अनुयायियों द्वारा बसाई गई इस जगह को नाम दिया गया रजनीशपुरम। भगवान रजनीश की ये एक ऐसी जगह थी जहां उनके पास अपने कई निजी विमान थे, उनका अपना एयरपोर्ट था, साथ ही था रॉयल्स रॉयस कारों का एक पूरा काफिला। अमेरिका में रहने के दौरान ओशो की लोकप्रियता में तेजी से इजाफा होने लगा। ओशो से प्रभावित होने वालों में ज़्यादातर युवा वर्ग था जो तन मन और धन से ओशो के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। इस तरह से एक विदेशी व्यक्ति की बढ़ती लोकप्रियता के चलते अमेरिका सरकार घबरा गई और धीरे धीरे अमेरिका सरकार ओशो के आश्रम पर शिकंजा कसने लगी। ओशो के यहाँ आने वाले सन्यासियों को सरकार ने वीज़ा देना बंद कर दिया था और आश्रम में गैर कानूनी गतिविधियों की अफवाह भी फैलाई जाने लगी और भगवान रजनीश की छवि को खराब करने की कोशिशें की जाने लगी। और ओशो ने इस संबंध में कहा भी था कि मेरी एक भी बात का जवाब पश्चिम में नहीं है। मैं तैयार था प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, से व्हाइट हाउस में डिस्कस करने के लिए खुले मंच पर, क्योंकि वह फंडामेंटलिस्ट ईसाई है। वह मानते हैं कि ईसाई धर्म ही एकमात्र धर्म है, बाकी सब धर्म खराब हैं और मैं उन्हें दुश्मन जैसा लगा। आखिरकार ओशो पर झूठे आरोप लगाकर अमेरिका सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इस दौरान इन्हें पूरे 12 दिनों तक अज्ञातवास में रखा गया। ओशो का इस तरह से जेल में जाना उनके अनुयायियों के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। इसके बाद ये तय हो गया था कि अब भगवान रजनीश अमेरिका में नहीं रहेंगे। 14 नवंबर 1985 को ओशो ने अमेरिका छोड़ दिया। इस दौरान ओशो विश्व के अलग अलग देशों में रहने के उद्देश्य से भ्रमण किया, लेकिन अमेरिका सरकार के दबाव में 21 देशों ने अपने यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी थी, तो कुछ देशों ने ओशो के देश में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी थी। इसके बाद 1987 में ओशो अपने आश्रम और अपने देश भारत लौट आए। उनका पुणे आश्रम आज ओशो इंटरनेशनल कम्यून के नाम से जाना जाता है। भारत पहुंचकर ओशो ने एक बार फिर प्रवचन देना शुरू किया। ओशो अपने प्रवचनों में पखंडों और मानवता के प्रति होने वाले षड्यंत्रों से पर्दा उठाने लगे। इस दौरान भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बुद्धिजीवियों ने ओशो के प्रति अपने लेखों में गैर पक्षपात पूर्ण चिंतन अपनाया। अक्सर समाचार पत्रों और मैगजीनों में ओशो के लेख प्रकाशित होने लगे। कला वर्ग से जुड़े लोग ओशो आश्रम पुणे में आने लगे। मनुष्यता का चिर आकांक्षित सपना पूरा होता देखकर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता था। 26 दिसंबर 1988 में ओशो ने अपने नाम के आगे से भगवान शब्द को हटा दिया और आश्रम के बुद्ध सभागार में संध्याकालीन मीटिंग में सभी प्रेमियों ने अपने सद्गुरु को ओशो नाम से पुकारने का निर्णय लिया। इसके बाद ओशो की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उनका शरीर कमजोर और भीतर से क्षीण होता जा रहा था। ऐसा माना जाता है कि उनकी इस बिगड़ती तबीयत का कारण था 1985 में अमेरिका जेल के दौरान थैलियम नामक धीमा जहर दिया गया था और उनके शरीर को प्राणघातक रेडिएशन से गुजारा गया था। इसी दौरान ओशो ने अपने प्रवचनों की संख्या अचानक से बढ़ा दी। ऐसा माना जाता है कि शायद ओशो को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ओशो पुणे आश्रम में हर रोज रात्रि सत्संग में अपने अनुयायियों के साथ ध्यान, सत्संग और प्रवचन करते रहे। ओशो की आवाज में एक प्रकार का आकर्षण था। उनकी आवाज में जादू था जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया।
लेकिन 1989 में ये जादुई आवाज अचानक से खामोश हो गई। ओशो का शरीर अत्यधिक कमजोर हो गया था। इस वजह से उन्होंने प्रवचन देना बंद कर दिया और केवल रात्रि सत्संग में ही कुछ समय के लिए अपने सन्यासियों के साथ मौन बैठक में भाग लेने लगे। इस रात्रि सत्संग को ओशो ने ओशो व्हाइट रॉब ब्रदरहुड नाम दिया। ओशो 16 जनवरी 1990 तक हर रोज रात्रि सत्संग में भाग लेते रहे और 17 जनवरी को केवल नमस्कार करके सत्संग से वापस चले गए। 18 जनवरी 1990 की पुणे आश्रम में रात्रि सत्संग के दौरान उनके निजी चिकित्सक स्वामी प्रेम अमृतो ने सूचना दी कि ओशो के शरीर में दर्द बहुत बढ़ गया है, इसलिए वह हमारे बीच नहीं आ सकते हैं, लेकिन अपने कमरे में ही 7 बजे से हमारे साथ ध्यान में बैठेंगे। 19 जनवरी 1990 को ओशो अपने इस जर्जर और पीड़ादायक शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए अस्तित्व में विलीन हो गए, जिसकी घोषणा 19 जनवरी के संध्या सभा के दौरान की गई। ओशो की इच्छा थी कि जब वह शरीर छोड़े तो उनके प्रेमी रोए नहीं, दुखी ना हो, उनकी मृत्यु को एक फेस्टिवल के रूप में मनाए। इसी के अनुरूप ओशो के शरीर को उनके पुणे आश्रम के गौतम द बुद्ध ऑडिटोरियम हॉल में 10 मिनट के लिए रखा गया। करीब 10,000 ओशो के शिक्षाओं और प्रेमियों ने अपने प्यारे सदगुरु की आखिरी विदाई को उत्सव, संगीत, नृत्य, ध्यान और मौन के रूप में मनाया। इसके बाद उनका शरीर दाह क्रिया के लिए ले जाया गया। 21 जनवरी 1990 को उनके अस्थि फूल के कलश को निर्मित संगमरमर की समाधि भवन में स्थापित किया। आखिरकार ओशो का इस धरती पर आने का मकसद पूरा हो गया था। लोगों को उनकी बातें समझ आने लगी थी। ओशो द्वारा सिखाई गई बातें, जीवन और मृत्यु को उत्सव की तरह मानना, जीवन को जीना, लोग ये समझ चुके थे। आज से करीब 30 साल पहले ओशो के समकालीन लोगों को शायद ओशो की बातें समझ में नहीं आई होगी और समाज के लिए इतनी आसानी से उनकी बातों को स्वीकारना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन आज ओशो पहले की तुलना कहीं अधिक जीवित है। ओशो का अपने प्रेमियों को आखिरी संदेश, तुम मेरे शरीर को जाके अर्थी पर चढ़ा के जला देना, लेकिन अगर किसी ने हृदय से भरकर मुझसे प्रश्न पूछा तो उसे उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो हूँ, मैं तो रहूँगा। मुझे जलाने का कोई उपाय नहीं है और मुझे मिटाने का कोई उपाय नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।